अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, गज़ा के हवाले से कुछ कहने से पहले मैं ज़रा यूके की तरफ आऊँगा। अजीज दोस्तों, ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये टोटली एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कंट्रोवर्सी है। अदरवाइज़ ये वो चीज़ें नहीं है जैसे कि एक अमेरिकन, शायद अल गोर वाइस प्रेसिडेंट थे जो क्लिंटन के, उन्होंने कहा था, शायद 2009 में कहा था कि 5 साल बाद आर्कटिक की बर्फ़ें सारी पिघल जाएंगी, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायो इसको इस्तेमाल करो और पेट्रोल डीजल को ये ख़त्म करो और ये सब चीज़ें हैं। इसमें इन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट जो है लंदन का, उसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी देने का जो स्टेशन है, उसमें इन्होंने डीजल जनरेटर्स को ख़त्म करके बायोमास जनरेटर लगाए थे, और उसको पहली बार इस्तेमाल किया तो उसमें आग भड़क उठी और हीथ्रो एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। 13,000 लोगों घरों की इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे गायब रही। अजीज़ दोस्तों, यूके के हवाले से बताऊं कि ईस्टर करीब है, और ईस्टर और क्रिसमस, ये जो दो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिश्चियन रिलीजन के हवाले से। ऑल दो के यूनाइटेड किंगडम एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन आफ्टर ऑल हिस्टोरिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है। यहाँ के एक स्कूल ने अपने बच्चों के घरों पे लेटर भेजा है, नॉरवुड स्कूल ईस्टली, के हमने मीटिंग की और काफ़ी मीटिंग में डिस्कशन के बाद हमने ये फैसला किया है कि जो ईस्टर की जो पैरेड होती है और ईस्टर की जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो इस साल हम स्कूल में नहीं मनाएंगे। हालांकि हर साल होती हैं, लेकिन इस साल हम स्कूल में नहीं मनाएंगे, ताकि इंक्लूसिविटी, यानी जो कि दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में ज़ाहिर है एक ही है जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम नहीं कर रहे। रमज़ान शुरू हुई तो स्कूल का लेटर आया कि हमने स्कूल में एक स्पेशल कमरा बनाया है मुसलमान बच्चों के लिए, ताकि वो रोज़े रखें अगर, और इनको रोज़ा भारी पड़े तो वो उस कमरे में जाके आराम कर सकें, और खाने के दौरान भी, खाने के वक्फे के दौरान जब दूसरे बच्चे खा रहे हों तो रोज़ेदार उस कमरे में जाके बैठ सकते हैं। तो इंक्लूसिविटी का कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आस्ते आस्ते मुस्लिम अपीजमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मैं नहीं समझता कि स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया होगा। ये शायद फ्री टाइम में बच्चे हैं, जिसमें से एक मुसलमान बच्ची दूसरे बच्चों को नमाज़ पढ़ने का तरीका बता रही है, किस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये एक रेगुलर सिस्टम होता है इन लोगों की तरफ से। कई मेरे दोस्त हैं जो कि मुस्लिम नहीं हैं, वो बताते हैं कि मुसलमान बच्चे किस तरह 24 घंटे इनको जन्नत जहन्नम, किस तरह के, आपको मुसलमान नहीं होगे तो आप जन्नम में जाओगे, और छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये चीज़ें डालते हैं। और ये एक रेगुलर मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी स्कूल्स में होती है, और हम जैसे लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं कि पता नहीं कब हमारे बच्चे उस लाइन पे चले जाएं। सिचुएशन ये है कि ये आंकड़े हैं, किसी ने बताए हैं, लेकिन करेक्ट है कि नहीं, लेट्स सी। यूके में मुसलमान 7% हैं, 44% मुसलमान अनएम्प्लॉयड हैं, 30% बच्चे माजूर, पैदाइशी माजूर पैदा होते हैं, क्योंकि कज़न मैरिजेस बहुत होती हैं। प्रिजन में, जेल में मुसलमानों की आबादी 18% है। सोशल हाउसिंग जो होती है, फ्री हाउसिंग गवर्नमेंट की तरफ से, 27% उसमें रहते हैं। 67% टेरर अटैक में जो शामिल हैं वो मुसलमान हैं, और चाइल्ड गैंग रेप्स में जो लोग शामिल हैं वो 84% मुसलमान हैं। अब ये है कि अगर आप क्राइम रेट में देखें तो ब्रिटिश जो नेशनल्स हैं यहाँ पे,
जो इंडिजिनियस ब्रिटिश हैं, उनके मुकाबले में फॉरेनर्स का क्राइम का रेट कितना है? सेक्सुअल ऑफेंस 70% ज़्यादा है ब्रिटिश से, ड्रग क्राइम 69% ज़्यादा है, चोरियां 25% ज़्यादा हैं। सारे क्राइम मिला के ब्रिटिश के मुकाबले में फॉरेन नेशनल 39%। और अजीज़ दोस्तों, ये बेल्जियम का दूसरा बड़ा शहर एंटवर्पन है। मैंने जब बेल्जियम आके अजाइलम ली थी तो 3 महीने ब्रसल्स में रेफ्यूजी सेंटर में रहने के बाद मैंने जो पहला घर किराए पे लिया था वो एंटवर्पन में लिया था। वहाँ मैंने फ्लेमिश लैंग्वेज का कोर्स भी किया था और मैं वहाँ पे 1 साल 1.5 साल रहा हूँ तकरीबन। अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। अब आप कहोगे किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्या? पूरी रोड की एक साइड ब्लॉक की हुई है। आपको ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं और ये रेगुलर चीज़ें हैं। आपको मैं लंदन की भी कई वीडियोस दिखा सकता हूँ। रोड्स पे नमाज़ें पढ़ेंगे, रोड्स ब्लॉक करके इफ्तारियाँ करेंगे। अब आपको ये इफ्तारी की दावत करनी है, किसी होटल में करो भाई, किसी हॉल में करो, किसी के घर में करो, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अजीज़ दोस्तों, ये हरकतें हैं। ये सेंट्रल लंदन का आइकॉनिक मार्बल आर्क स्टेशन है जो कि आइकॉनिक रीजेंट पार्क के बिल्कुल सामने है। ये हरकतें हैं और ये झंडे पे लिखा है नस्रुन मिनल्लाहि फतह करीबन, कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी हो कि आपकी जीत करीब है। ये लंदन के ट्यूब स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के ऊपर ये चीज़ कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, एक टीवी प्रोग्राम में कुछ अरब लोगों से पूछा गया कि दुबई में या सऊदी अरब में आपको इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म सऊदी अरब में लोग कहेंगे कि अच्छा तो सऊदी अरब में नहीं है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का मतलब है आप ब्लास्फेमी का फतवा लगा के किसी के ऊपर भी पर्चा कटवा लें, सज़ा दिलवा दें, मार दें, सर तन से जुदा कर दें, आप अपने ज़बरदस्ती अपने ख़यालात आप थोपें। सऊदी अरब में ये चीज़ें नहीं होती, दुबई में नहीं होती। तो ये पूछा गया अरब लोगों से कि आप के मुल्क में ये नहीं होता लेकिन हमारे यूके में ये क्यों होता है? I've listened to some of the comments you've made. Why is it that you believe there are more radical Islamists in a place like Britain than there is in your own country? The question is, why is it that when a Muslim lives in Dubai, is more liberal, but when a Muslim lives in London, is more extremist? Why is it that you have the fact that if an Orthodox Jew, after the 7th of October, still wanted to walk in the street of Dubai, Abu Dhabi, anywhere in the UAE after the 7th of October, he actually identified himself as a Jew and wears his kippah or Orthodox identity. Yet he cannot do that in various areas in Birmingham, for example, in Small Heath, in Sparkbrook, in various areas in UK. This should be questioned. It's not a matter of freedom of speech. It's the fact that people in Britain have reached a moment where they cannot express their perspective, their opinion at any stage, at any point, in the name of the fact that they censor them under the umbrella of Islamophobia. But it's on that terminology has been used to prevent any person speaking about the Muslim Brotherhood. The Muslim Brotherhood are the armed forces. The armed forces of Muslim Brotherhood is Hamas. And we saw what Hamas carried in terms of terrorism and so on. So yes, if all the way in Gaza, the humanity still has some hostages there, all the way in London, you have various generation, a new generation who are hostages of that propaganda, of Hamas propaganda, the Muslim Brotherhood's propaganda. It's quite dangerous. It's and devastating, and it's quite a dark time. I mean, to the point when you speak to a British person at this stage, at this point, they always look at yesterday and they don't tell you about tomorrow. They're scared of tomorrow. When they want to look into the light, they look at yesterday, not today. And this is a Britain where Britain message was always tomorrow. Yes.
अजीज दोस्तों, अब आते हैं ज़रा गज़ा के मामले पे। इससे पहले मैं आपके सामने ये दिलचस्प एक नक्शा आया है कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका के साथ कौन कौन था। तो जिन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी और हम मदद की, वो मैरून कलर के हैं इस नक्शे में, और ऑरेंज कलर के कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने अमेरिका को फ़ौजें भी भेजी, मदद भी की, एयर स्पेस भी दिए। और इन ऑरेंज कंट्रीज़ में से मंगोलिया है, पाकिस्तान है और शायद जॉर्जिया है और इमारात है। पाकिस्तान भाड़े की फ़ौज हमेशा, तब इनका उम्मा का चूरन नहीं चलता, सो कॉल्ड काफिरों के साथ मिलके एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला किया। और वो मुस्लिम कंट्री जिस पे पाकिस्तान की बनाई हुई तालिबान, पाकिस्तान की ISI के डायरेक्शन में चलने वाली तालिबान रूल कर रही थी, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टेरर फंडिंग में कतर का रोल सबसे ज़्यादा है। कतर अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली फंडर ऑफ टेररिज्म रहा है हाईएस्ट लेवल पे। ये फंडिंग हमें ख़त्म करनी होगी। ये लोग फंडिंग को जारी रखा हुआ है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए। अजीज़ दोस्तों, गज़ा में जो हुआ उससे पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल के जो लोगों को बंदी बनाया, सिविलियंस को, वो एक हौलनाक वाक़या था, वो एक हॉरिबल वाक़या था और उसकी तरफ आप आंखें बंद नहीं कर सकते। और ये है कि ये एक बड़ा ख़तरनाक, बड़ा गंदा खेल था। इसमें सिविलियंस लोग थे। मुसलमान उनको यहूदी की नज़र से देखते हैं। आपको जंग करनी है, आप इसराइल की फ़ौज के साथ लड़ो ना, आप आम आदमियों को टारगेट करते हो। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि गज़ा के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का मुसलसल यही स्टैंड रहा है कि गज़ा अमेरिकन टेरिटरी बनेगी, वहाँ पे रिवेरिया बनेगा, वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा और वहाँ पे फ़लस्तीनी नहीं होंगे, उन सबको निकाला जाएगा। उस पर बड़ी बातें हुई, बड़ी आएँ बाएँ शाएँ हुई, लोगों ने वो किया, लेकिन और हमें भी लगता था कि मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन एक मैंने, आपको याद होगा, उसके फ़ौरन बाद मैंने वीडियो में बताया था कि डॉलर फेंक तो मुसलमान लेट जाएगा आपके आगे। इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, तो आप उनको 10-20 बिलियन डॉलर दे दें, वो सारे गज़न को अपने पास रख लेंगे। पाकिस्तान ने 5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ लिए थे कुछ डॉलर्स के बदले में 79 में। तो अभी तो आप ये देखें कि 1.5 मिलियन गज़ा की पॉपुलेशन है, उनको कोई भी ले लेगा। अब जैसे इजिप्ट ने कहा कि मैं टेम्परेरीली 0.5 मिलियन गज़ा के लोगों को लेने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह सोमालीलैंड ने कहा है कि हम 1 मिलियन गज़ा के पॉपुलेशन लेने को तैयार हैं। आप यकीन माने, पाकिस्तान को ऑफ़र की जाएगी ना कि हम आपको 20 बिलियन या 15 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, आप यकीन माने सारे गज़ा के लोगों को ये ले आएंगे और हमें चूरन आम पाकिस्तानियों को ये चटाएंगे कि उम्मा देखें हम फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अरब लीग का जो जलसा हुआ था उसमें यह है कि एक गज़ा का प्लान दिया गया था। इजिप्ट में ये जलसा हुआ था कि हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे अरब कंट्रीज़ गज़ा को। 53 बिलियन डॉलर का रिकन्स्ट्रक्शन प्लान होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है गज़ा के टेक ओवर का, उसके मुकाबले पे। और हम गज़ा के लोगों को हटाएंगे नहीं और गज़ा का रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे 53 बिलियन डॉलर देके। 112 पेज का डॉक्यूमेंट निकाला गया जिसमें कलरफुल AI जनरेटेड फ़ोटोज़ लगाई, हाउसिंग डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स किस तरह बनेंगी, ग्रीन स्पेस, और पूरा प्लान बनाया कि 2030 तक हम ये सब करेंगे। और उसमें से हम किसी भी फ़लस्तीनी को वहाँ से नहीं निकालेंगे और एक खूबसूरत फ़लस्तीनी स्टेट वहाँ पे बनाएंगे।
और ये फेजेस में से होगा। पहले 6 महीने के अंदर रिकवरी होगी और जो खंडरात हैं, जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, उनको हटाया जाएगा, जिसका ऊपर $3 बिलियन का खर्च आएगा। और फिर आगे जो रीबिल्डिंग का फेज़ है उसमें 4.5 साल के 2 फेज़ होंगे। 2030 तक ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लाखों नए घर बनाएंगे 3 मिलियन लोगों के लिए। और इस अरब प्लान के मुताबिक हमास को पावर से हटाया जाएगा और एक इंटरिम कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स गज़ा को रूल करेगी। ये गज़ा को रूल करेंगे ट्रांजिशनल पीरियड में, ताकि फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के इलेक्शन हों और उसके बाद वहाँ पे हुकूमत बने। मिस्र, इजिप्ट और जॉर्डन ने पैलेस्टीनियन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए हामी भरी है। और इन्हीं 2 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि पीस कीपिंग मिशन को ऑथोराइज करने के लिए और गज़ा की एक गवर्नेंस के लिए आप हमारे को सपोर्ट करें। अरब लीग के इस प्लान को इजराइल और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रपोज़ल है ये गज़ा के इलाकों के लिए जो हिसाब किताब है उसको एड्रेस नहीं करते। हमास ने इसको वेलकम किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमास फिर वापस जड़ पकड़ेगी और वहाँ पे और स्ट्रॉन्ग होगी। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा है कि हमें ये प्लान ज़बरदस्त पीस प्लान है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अरब लीग समिट ने आखिरी में अपना ये कहा है कि पॉलिटिकल ट्रैक फ़लस्तीनी स्टेट के स्टेटहुड के लिए हम जारी रखेंगे। अब यह है कि मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी नेक्स्ट मंथ कैरो में, जिसमें पैसे जमा करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस प्लान को, रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। अजीज़ दोस्तों, ये पॉइंट पे आके मामला ख़राब होता है। इस गज़ा के प्लान को इमीडिएटली फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके ने बैक किया है और कहा है कि बिल्कुल ये अच्छा प्लान है, क्योंकि इस वक्त यूरोप ट्रंप को किसी तरह भी नीचा दिखाना चाहता है। देखिए, अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो सोचा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जो डोनर होते हैं ना, जो पैसे का मामला आता है, $53 बिलियन की बात है। पाकिस्तान में जब सैलाब आया था आज से 5-6 साल पहले, तो पाकिस्तान को $10 बिलियन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गारंटीज दी गई थी कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा था हम इतना देंगे, कुछ नहीं मिला। और दूसरा ये है कि दुनिया के मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ की आप लिस्ट देखें ना, तो उसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भरे पड़े होते हैं। और दुनिया के सबसे कम करप्ट मुल्क की आप लिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें आपको एक भी मुसलमान कंट्री नहीं मिलेगा। ये दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ हैं जहाँ करप्शन कम है, उसमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत मदद आई थी वो भी सारे सरकार खा गई थी। इवन जो टेंट आए थे वो मार्केटों में बिक रहे थे। मतलब आप ये देखें कि इमदादी पैसा तो छोड़े, कहीं लगा नहीं, जो सामान आया था वो भी सरकार के लोग मार्केटों में बेच रहे थे। तो ये है कि इन केस थोड़ा बहुत पैसा गज़ा के लिए जमा भी कर लिया तो फ़लस्तीनी करप्ट हैं, इजिप्शियन करप्ट हैं, जॉर्डनी करप्ट हैं, सब पैसा ऊपर ऊपर खा लिया जाएगा। और पैसा देगा कौन? कोई भी नहीं देगा। ये प्लान धरे का धरा रह जाएगा। और दूसरा ये है कि इन केस आप एक दूर की कौड़ी लाएं कि हाँ चलो पैसे भी आ गए, $53 बिलियन। अब गज़ा को रीबिल्ड करने जाएंगे, गज़ा रीबिल्ड होगा, फ़लस्तीनी बुरे हालात में भी ये टेररिज्म करते हैं जो हमास वाले। तो जब थोड़े अच्छे हालात होंगे तो ये तो और प्रिपेयर्ड होंगे। और फिर उन पैसों से, आपको याद होगा कि गज़ा में कितनी बड़ी टनलें थीं, सैकड़ों किलोमीटर की टनलें थीं।
पूरे टेरर नेटवर्क बनाए गए थे, जो हज़ारों रॉकेट फायर होते थे वो गज़ा में ही बनते थे। तो कौन गारंटी देगा कि जब ये पैसा उधर लगेगा तो उसमें पूरा एक प्रॉपर रीबिल्डिंग के दौरान प्रॉपर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होगा। तो ये सब खतरात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक आइडिया जो है वो गैर इंसानी है, समझ में आता है कि आप पूरे फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, लेकिन फिर रीजन का मसला कैसे हल होगा? फ़लस्तीनी आज भी किसी फ़लस्तीनी बच्चे को जाके पूछ लें आप गज़ा में, तो वो यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद यहूदियों को मारना है, इसराइल को ख़त्म करना है। ये आइडियोलॉजी जब तक ख़त्म नहीं कि आप लाख रीबिल्डिंग कर लें, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अरब लीडर्स खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए और फिर इनके पीछे ये यूरोपियन बैकिंग करना शुरू कर देते हैं, वो रूट कोज जो है टेररिज्म का, उस इलाके में जो प्रॉब्लम्स का जो रूट कोज है उसको कैसे ख़त्म करेंगे उसको अभी तक कोई नहीं देख रहा। बिल्डिंगें बन जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ये जो मेंटल आइडियोलॉजी जो बंधी हुई है, जो चिपकी हुई है जहनों में वहाँ पे, उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? जब तक कि फ़लस्तीनी एक रेफरेंडम करें आप और उस रेफरेंडम में साफ अल्फाज में हो कि हाँ हम इजराइल को एज ए स्टेट एक्सेप्ट करते हैं, और अगर 90% फ़लस्तीनी उसको वो करते हैं तो समझ में आएगा कि हाँ भाई वो तैयार हैं अब मेंटली। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आज आप गज़ा में रेफरेंडम करें कि डू यू एक्सेप्ट इजराइल एज ए स्टेट नेबरिंग टू गज़ा, मैं आपको कहता हूँ 90% तो कम है, 95 to 99% लोग कहेंगे कि नहीं, इसराइल को ख़त्म करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी ना अजीज़ दोस्तों, गज़ा का फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।